हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में, और उसके अंदर हमने अपना पहला डिफरेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था, जिसमें हमने बात करी थी फिलोसफिकल अप्रोच कैसे अलग है हिस्टोरिकल अप्रोच से। अब इस लेक्चर में अगले डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट और एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझाना चाहता हूँ, जिसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आगे चलकर जब आप मेरे साथ पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन करोगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स और हमारा कोड जो है वो प्रोसीड होगा, ये चीज़ अभी जान लोगे तो आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे एंशंट ग्रीस वगैरह से रिलेटेड, उनकी थ्योरीज़ के अंदर आपको ये दो नाम, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो दो की टर्म्स हैं, बार बार सुनने को मिलती रहेंगी। तो एकदम से फिर आपको उस टाइम पर ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इनका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिडक्टिव, और इसके साथ एक टर्म और होता है एसोसिएटेड, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में फ़र्क क्या होता है, इसको मैं आपको आज के लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं कि ये जो डिडक्टिव अप्रोच है और जो इंडक्टिव अप्रोच है, ये होती क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। क्या ये जो यूज़ होती है डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोचेस, जिसको हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, क्या ये सिर्फ पीएसआईआर का ही डोमेन है या फिर हम इसको जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इन सारी बातों को डिकोड करेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक ज्ञान, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस जो हैं वो ना दुनिया के अंदर वेरियस स्कॉलर्स, थ्योरिस्ट, फिलोसफर्स जो भी यूज़ करते हुए आए हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस ना दुनिया के अंदर दो फंडामेंटल, यानी कि ये दो इम्पॉर्टेंट रीजनिंग की स्ट्रैटेजीज मानी जाती हैं। जब भी आप किसी चीज़ के पीछे कुछ रीज़न देते हो ना, तो उन रीजनिंग के पीछे ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मानी जाती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, या इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है और इंडक्टिव अप्रोच के अंदर जो फ़र्क होता है वो बेसिकली क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले मैं आपको डिडक्टिव के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है दोस्तों, आप इसको अप्रोच भी कह सकते हो और रीजनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली क्या करते हो कि कोई भी चीज़ को आप ना डिड्यूस करने की कोशिश करते हो। अब डिड्यूस वर्ड का क्या मतलब है कि आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, आपने सबको जाना, सबको परखा, उसके बाद उन सभी चीज़ों का आप एक प्रकार से निचोड़ निकाल रहे हो और आप एक कॉमन पॉइंट पर पहुंच रहे हो। और ये जो दोस्तों आपका कॉमन पॉइंट है, ये होता है एक प्रकार से आपका कंक्लूजन, बहुत सारी चीज़ों को जानने के बाद। और वहीं पर ये जो दूसरी रीजनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच, ये क्या होती है, आप यहाँ पर शुरुआत करते हो उल्टी तरीके से। आपके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, किसी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो रखी है, वो चीज़ बहुत स्पेसिफिक है, आपके पास एक स्पेसिफिक चीज़ की ऑब्जर्वेशन है। आप इससे मूव करते हुए, इससे डेविएट करते हुए आप ब्रॉडर चीज़ों के बारे में कुछ धारणा बनाते हो, कुछ अवधारणा बनाते हो, कुछ ओपिनियन फॉर्म करते हो। तो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से होते हुए आप ब्रॉडर
जर्नलाइजेशंस की तरफ जाते हो। तो यानी कि आप ऐसा कह लो, अगर आप बहुत सारी जर्नलाइज चीज़ों से होते हुए, जर्नलाइज ऑब्जर्वेशन से होते हुए एक कॉमन पॉइंट, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हो, तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। और वहीं पर अगर आप एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से होते हुए कुछ जर्नलाइज ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाते हो, तो ये चीज़ होती है इंडक्टिव रीजनिंग, और ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से एक लाइन के अंदर आपको बताना कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल तरीके से हम इसको डीकोड करते हैं, एक एक रीजनिंग को पकड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग की, जहां पर आप चीज़ों को डिड्यूस करते हो। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम इसका प्रोसेस जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर डायग्राम में वैसे बता दिया है। यहाँ पर जब भी आप आगे चलकर पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन में किसी भी फिलोसफर को, किसी भी थ्योरिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जब आप पढ़ोगे, तो आपको ये पता लगेगा अगर वो अपनी थ्योरीज के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उनका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी फिलोसफर, कोई भी थ्योरिस्ट ना, सबसे पहले एक जर्नल थ्योरी के साथ या एक जर्नल प्रिंसिपल के साथ अपनी थ्योरी को स्टार्ट करता है या करती है, कोई भी हो, फीमेल फिलोसफर हो, मेल स्कॉलर हो, कोई भी हो। एक जर्नल थ्योरी के साथ, एक जर्नल प्रिंसिपल के साथ उनकी थ्योरी, उनका प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। उसको वो अप्लाई करके देखते हैं उन जर्नलाइज चीज़ों को, जो बिल्कुल जर्नल तरीके से बात होती है, उसको जर्नल थ्योरी बोला जाता है। स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करके देखते हैं अपनी बातों को वो लोग, जो कि उन्होंने जर्नल चीज़ों के बारे में बात कर रखी होती है। स्पेसिफिक सिचुएशन में जब वो अप्लाई कर कर देखते रहते हैं, तो उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पर, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पर। तो आप मुझे दिव्या डायग्राम से बताओ कि ये जो डिडक्टिव रीजनिंग की जो अप्रोच है, यहाँ पर एरो जिस प्रकार से आ रहा है मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया, इसको मैं क्या कहूँगा डिडक्टिव रीजनिंग को? बॉटम अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच। तो दोस्तों याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग एक टॉप डाउन अप्रोच है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्टिव रीजनिंग एक टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर जो आप अपनी थ्योरी के अंदर, अपनी फिलॉसफी के अंदर आपका जो मूवमेंट होता है वो होता है जर्नल से स्पेसिफिक चीज़ों के प्रति। आपकी शुरू में जो अवधारणा होती है, जो ओपिनियन होता है, वो आपका ओपिनियन एक जर्नल होता है। आगे चलकर जैसे जैसे आप मैच्योर होते रहते हो, आप अपनी थ्योरीज को टेस्ट करते रहते हो, फिलोसफर्स की फिलोसफीज को सुनते रहते हो, आपके दिमाग में या फिलोसफर्स के दिमाग में, थ्योरिस्टों के दिमाग में एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बन जाता है। लेकिन शुरुआत जब किसी ने जर्नलाइज तरीके से कर रखी होती है और फिर वो आगे चलकर स्पेसिफिक कंक्लूजन देते हैं, हो सकता है इस प्रक्रिया में उनको महीनों लग जाएं, सालों लग जाए और पूरी ज़िंदगी भी लग जाए। और ये हमारे साथ भी होता है। हम बहुत सारी चीज़ों की अवधारणा, ओपिनियन अपने मानसिक रूप से चीज़ों को जर्नलाइज वे में लेकर चलते हैं, धीरे धीरे कर कर जैसे हमारी आयु, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर इस थ्योरी का यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट माना जाता है डिडक्टिव रीजनिंग का, वो माना जाता है देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन्स। अगर आपके जो प्रेमाइसेस होते हैं अगर वो ट्रू हैं,
मतलब आपने जो भी ओपिनियन फॉर्म कर रखे हैं, आपने जो भी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रखी है, जितना आप पढ़ते जा रहे हो, आप उनको अप्लाई करते जा रहे हो, तो आपकी शुरू में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओपिनियन यहाँ पर आपका जर्नल है। तो आपके उसके बाद जो जो प्रेमाइसेस हो रखे होते हैं, जो भी आपने ओपिनियन बना रखे होते हैं, थ्योरीज को आप अपनी टेस्ट कर रहे हो, उसको प्रेमाइसेस कहा जाता है। तो जब वो आपको सही लगते चले जाते हैं, तो अब वो आपने कोई थ्योरी है, अपना ओपिनियन बनाया किसी बात को लेकर, कुछ भी, मतलब आप इसको 1 मिनट के लिए अगर अपने दिमाग से साइड भी कर दो कि यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस को ना भी रखते हुए आप अपनी जर्नल लाइफ में कोई भी आप जो जर्नल ओपिनियन बनाते हो, आपको जब चीज़ें सही मिलती जाती हैं, आपका जो ओपिनियन है वो वैलिडेट होता जाता है, हर चीज़ ट्रू 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 होती जाती है, तो आप यहाँ पर जो है फिर एक कंक्लूजन की तरफ पहुँचे, और कंक्लूजन की तरफ गारंटीड वे में डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू पहुँचा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी तरह की रीजनिंग की, दूसरी तरह की अप्रोच की। दिव्या मुझे ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई पहले आपको कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी दूसरी अप्रोच की, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर सबसे पहले तो जो ये प्रोसेस है, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर जनरल थ्योरी या जनरल प्रिंसिपल को आप टेस्ट कर रहे थे स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, फिर आप स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे। यानी कि आपकी जो अप्रोच थी वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही थी, राइट। इंडक्टिव रीजनिंग में उल्टा हो जाएगा। यहां पर आप स्टार्ट करते हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस आपकी होती हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, किसी भी एक चीज़ को लेकर, या फिर आपके पास जो डेटा होता है वो डेटा काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, और उसके बाद आप अपनी जो ब्रॉडर थ्योरीज हैं या आपके दिमाग में कुछ ब्रॉडर ओपिनियंस, जिनको हम जर्नलाइजेशंस भी कहते हैं, आप उसकी तरफ मूव कर जाते हो। तो ये वाली जो रीजनिंग की अप्रोच है दिव्या, कैसी हुई है, बॉटम अप के टॉप डाउन? यहां पर क्या है, ये जो आपकी रीजनिंग है, बिल्कुल सही बोला आपने, ये आपकी जो अप्रोच है ये है आपकी बॉटम अप अप्रोच। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पूरी की पूरी तरीके से ये जो मूवमेंट है ये कैसे है, आप यहाँ पर स्पेसिफिक से, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा डिडक्टिव अप्रोच का, आप यहाँ से स्पेसिफिक से होते हुए आप यहाँ पर जर्नल की तरफ जा रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे हमने यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बात करी थी, डिडक्टिव रीजनिंग में तो देयर वाज सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन्स। क्या इंडक्टिव रीजनिंग में भी सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन है क्या? देखो, कंक्लूजन्स की तरफ इंडक्टिव रीजनिंग में पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जो पर्सन है ना, उसने एक पॉइंट से शुरुआत करी थी अपनी किसी थ्योरी की, अपनी जर्नलाइजेशंस की, अपने ओपिनियन की। अब इंडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करने के बाद अब उसके पास ना मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर कंक्लूजन तक पहुँचा तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन्स जो हैं वो, याद रखना दिव्या, वो प्रोबेबल हैं। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी है। दीज आर नॉट आ गारंटीड कंक्लूजन्स इन इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है कभी कभार हमारे पास एक चीज़ की कमी हो जाती है, और वो है एक ठोस एविडेंस की। क्योंकि ठोस एविडेंस के लिए आपको एक सिंगल पॉइंट पर उतरना पड़ेगा, लेकिन पर्सन ने यहाँ पर क्या करा, एक सिंगल पॉइंट से होते हुए अब उसके पास मल्टीपल ओपिनियंस और मल्टीपल जर्नलाइजेशन, उसने एक थ्योरी से बहुत सारी थ्योरीज फॉर्म कर ली। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ना, जो कंक्लूजन्स की जो सर्टेनिटी है
यहां पर देयर इज हाई सर्टेनिटी, और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर देयर इज लो सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन्स। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को जो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसमें से कोई बेस्ट भी है क्या? अगर इंडक्टिव रीजनिंग में अगर सर्टेनिटी जो है या जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबल है, गारंटीड नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड क्यों नहीं कर देते हैं, हम फिर से डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ ही चलें? देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि आप हर चीज़ ना जर्नलाइज मैनर में शुरू नहीं करते हो। कभी कभार कुछ चीज़ें ना बहुत स्पेसिफिक होती हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में एक ठोस पत्थर की लकीर की तरह बिल्कुल फिक्स हो जाती है। आपको उस पोजीशन से, उस मूवमेंट से डेविएट होते हुए बहुत सारे ओपिनियंस कभी कभार फॉर्म करने पड़ते हैं, ताकि आप अपनी अप्रोच के अंदर थोड़ा सा टॉलरेंट रहो। टॉलरेंस देखिए आपकी अप्रोचेस के अंदर, आपकी बातों के अंदर, आपकी थ्योरीज के अंदर, आपकी ओपिनियंस के अंदर, और आपके पास मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हों हर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि डिडक्टिव रीजनिंग का रियल लाइफ के अंदर यूज क्या है, इसका यूज केस जो है वो ये माना जाता है कि डिडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड टू टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज। क्योंकि यहां पर आपके पास चीजें जर्नली अवेलेबल हैं, आपको स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है, एक फिक्स स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आपको मूव करना है। तो आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज अवेलेबल हैं, हो सकता है किसी और का कोई और कंक्लूजन हो उसके ऊपर, आपका लेकिन कोई और कंक्लूजन हो सकता है। तो आप इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हो, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग जो है, हो सकता है कि एक जो थ्योरी हो ना, वो अभी तक एक फिक्स मानी जा रही हो। दिव्या, वो डिबेट याद है जब हम बात करते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, इनके बीच में डिबेट चलेगी और फिर वो बन जाएगा सिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था ना दिव्या कि जब तक जो चीज़ सिंथेसिस होती है उसको ऐसा माना जाता है कि ये थ्योरी फिक्स्ड है, ये अभी तक के लिए ट्रू है। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग मदद करती है सिंथेसिस के सामने अगेन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को पुट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, इट इज यूज टू टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज। लेकिन ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इट इज यूज्ड टू डेवलप न्यू थ्योरीज या फिर न्यू व्यू पॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं न्यू जर्नलाइजेशंस, न्यू ओपिनियंस। अब थ्योरीज के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर जो ये डिडक्टिव अप्रोच है, ये जर्नली ना, ये वाली जो अप्रोच है डिडक्टिव अप्रोच, जहां पर आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हो, तो इट इज ऑफन यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप इसको हमेशा जब भी आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी देनी होती है, नंबर्स के ऊपर बात करनी होती है, फिक्स बात करनी होती है, तो आप इसको अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज करते हो, ताकि आप टेस्ट कर सको। दिस इज यूज्ड टू टेस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है किसी चीज़ को सुनने के बाद जब आपका किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन होता है ना, आपने अभी तक उसको टेस्ट नहीं कर रखा है। ध्यान से समझना, ये वर्ड एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, फिलोसफिकल वर्ड है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है किसी भी चीज़ को लेकर आपका एक ओपिनियन बन गया है, लेकिन अभी तक आपने उसको टेस्ट नहीं कर रखा है। तो अगर आपको किसी हाइपोथेसिस को, किसी ओपिनियन को टेस्ट करना है, तो वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। तो आप डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हुए हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आप एग्जिस्टिंग थ्योरीज को
स्टडी कर कर अपना खुद का हाइपोथेसिस, अपना खुद के ओपिनियन को फॉर्म करते हुए एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। वहीं पर इंडक्टिव अप्रोच जो है वो काम आती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। ये काम आती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, ताकि आप यहां पर एक्सप्लोर कर सको नए नए फिनोमेना को, और उसके बाद आप जो नई थ्योरीज हैं उनको डेवलप कर सको। ठीक है, नए फिनोमेनास को आप एक्सप्लोर कर सको और नई थ्योरीज को डेवलप कर सको। अब इस टॉपिक की अगर हम कंक्लूजन देने पर आए तो हमें क्या बोलना चाहिए, बताओ दिव्या। क्या इंडक्टिव अप्रोच बेकार है या डिडक्टिव अप्रोच बेकार है, या फिर दोनों को हमें कॉम्बिनेशन में लेते हुए चलना चाहिए किसी भी थ्योरीज के अंदर, चाहे फिर वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो। बताओ आप क्या कहोगे, आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? कॉम्बिनेशन। तो कंक्लूजन भी यही है। कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं और हमें ये कहना भी चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड बाय रिसर्चर्स, इज यूज्ड बाय स्कॉलर्स। और क्योंकि हम अभी पीएसआईआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स हैं वो दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए आए हैं। और कभी कभार कमाल की बात यह है कि सेम स्टडी के अंदर एक ही टॉपिक को स्टडी करते हुए, मान लो सेम स्टडी के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आपको डेमोक्रेसी एज अ टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, और यहाँ पर दो प्रकार के लोग होंगे जो कि एक इसके ऊपर हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, और कुछ लोग होंगे, कुछ स्कॉलर्स होंगे जिनके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होगी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो इस पॉइंट से डिबेट करते हुए डेमोक्रेसी के भी कुछ लिमिटेशंस जो हैं उनको बताएंगे कि डेमोक्रेसी में ये गलत होता है, ये चीज़ जो है वो सही होती है। तो इसका फ़ायदा बेसिकली ये मिलता है कि हमें एक तो स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशंस होती है किसी एक थ्योरी को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर, जैसे हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है कि गलत है, एक तो ये टेस्ट हो जाती है। और उसके साथ ही जब एक काउंटर व्यू पॉइंट्स किसी चीज़ के निकलते हैं तो हमारे पास कुछ ब्रॉडर ओपिनियंस, कुछ ब्रॉडर जनरलाइजेशन जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली यूज करी जाती है टू टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग जो है इट इज़ अबाउट बिल्डिंग न्यू नॉलेज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी आपको किसी चीज़ को पास्ट से लेते हुए, पास्ट से खींचते हुए करंट सिनेरियो में, कंटेम्प्रेरी रियलिटी में अगर अप्लाई करना है, तो आप ये चीज़ देखोगे ना उसका इम्पैक्ट के पास्ट में सही था और क्या कंटेम्प्रेरी टाइम में, करंट टाइम में भी सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे डिडक्टिव रीजनिंग को। और जब कोई चीज़ें पास्ट की बेकार हो चुकी होती हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम में जो चीज़ें आपको लेकर आनी है, जब आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, आपको कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, वो न्यू और रीजुवेनेटेड मैनर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, आपको न्यू नॉलेज बिल्ड करनी है उसके ऊपर, तब वहाँ पर काम आएगी आपकी इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच। तो इसको हमें कॉम्बिनेशन में लेकर चलना होता है। तो आज के बाद जब भी आप पीएसआईआर में कोई भी थ्योरीज पढ़ोगे वेरियस फिलोसफर्स की, स्कॉलर्स की, फिर चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हों या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स हों, मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हों, तो आपको ये पता लग जाएगा उनकी थ्योरीज के अंदर हमेशा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि क्या वो पहले अपना व्यू पॉइंट कुछ जर्नल चीज़ों से होते हुए स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे हैं, या फिर उनके सामने कुछ स्पेसिफिक बातें ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो फिर कुछ जर्नलाइज चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे प्लेटो जो थे, उनके दिमाग में पहले से चीज़ सेट थी कि डेमोक्रेसी जो है वो बेकार है, या फिर
पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर मेरा देश एथेंस ग्रीस सिटी स्टेट जो है वो हार गया, उसी के सेटअप के अंदर मेरे गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया। तो जो वहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में जब भी सोक्रेटिस बताया करते होंगे प्लेटो को, तो वो डेमोक्रेसी के बारे में तब तक जनरल बातें चलती होंगी। प्लेटो लेकिन सोक्रेटिस की डेथ के बाद और पेलोपोनेशियन जो वॉर में एथेंस ग्रीस हार गया उसके बाद उनकी स्पेसिफिक कंक्लूजन ये बन गई थी, डेमोक्रेसी बेकार है। वहीं पर जो प्लेटो का शिष्य था एरिस्टोटल, उसके सामने प्लेटो ने उसको क्लासरूम में पक्का ये सिखाया होगा कि डेमोक्रेसी बेकार होती है। सारे स्टूडेंट्स को प्लेटो रोज बोलते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्स्ट फॉर्म ऑफ व्यवस्था होती है एक देश के लिए, एक राजनीतिक माहौल के लिए। लेकिन एरिस्टोटल ने, आप जानते हो कि एरिस्टोटल सबसे बड़ा डिसाइपल भी था प्लेटो का और सबसे बड़ा क्रिटिक भी माना जाता है। एरिस्टोटल ने लेकिन उस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करा होगा। उसके सामने एक स्पेसिफिक थ्योरी थी कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एरिस्टोटल ने कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए उसके ऊपर। ठीक है, उसके बारे में एरिस्टोटल ने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करी। एरिस्टोटल ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को गलत ना बताते हुए सत्ता में लोग जो बैठे हैं उनके एटीट्यूड को गलत ठहराया। तो ऐसे कर कर आप फिलोसफर्स की वेरियस फिलोसफीज को, उनके ओपिनियन को अगर आपको जानना हो तो ये दोनों अप्रोच जो है वो काम आती हैं, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। और अब आपको क्लियर हो गया होगा जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जो डिफरेंसेस पढ़े थे, द कोर डिफरेंसेस बिटवीन फिलोसफिकल अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच, तो हमने ये जाना था फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच का सहारा लेते हो, आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, सॉरी जनरलाइज चीज़ों से होते हुए स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हो ताकि आप एक कंक्लूजन दे सको। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, यहाँ पर शुरू में ये जो मेथड है इट बिगिंस विद एन अजम्पशन। आप अपने एक ओपिनियन फॉर्म करते हो, फिर आप उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, यानी कि आपका ओपिनियन तो बन गया, अब आप उसको टेस्ट करते हो, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि आप यहाँ पर क्लियर तरीके से एक कंक्लूजन देने की कोशिश करते हो व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल अप्रोच। तो आई होप इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। दिव्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।